हमने पिछले एपिसोड में बात किए थे कि यूटानी कंपनी के जहाज जो डीप स्पेस रिसर्च करने के बाद पृथ्वी में लौटने के टाइम भी मेल फंक्शन होने के कारण प्रोडिजी कंपनी के दायरे में आके पृथ्वी के एक बिल्डिंग में टकराती हैं। प्रोडिजी कंपनी के मालिक बॉय कैवलियर सोचने लगे कि वो जहाज उसके दायरे में पड़ती है, इसीलिए वो जहाज अब उसकी है। वो अपने दलों को भेज के जहाज के अंदर जितने भी चीजें मिलती हैं सभी एलियन फॉर्मों को अपनी ऑफिस के अंदर लाता है। फिर उन एलियन फॉर्मों के एक छोटे से बच्चे को एक जिंदा इंसान की लंग्स को बाहर निकल के उसके साथ अटैच किया जाता है। कहानी के नाम होती है एलियन अर्थ, एपिसोड नंबर 4। वेंडी जो एक तरह की एक सिंथेटिक ह्यूमन है, वो उन एलियन की आवाज़ों को सुन सकती थी। पिछले एपिसोड में वो बेहोश हो गई थी क्योंकि वो आवाज़ की जो तरंगे हैं वो उसे बेहोश कर दिए थे। दोबारा एक्टिवेट किया जाता है लेकिन साउंड सुनने वाले जो मशीन थे उसे बंद कर दिया गया था। वेंडी कैसे एक एलियन स्पीसीज की आवाज़ें सुन पा रही हैं उसके बारे में वहाँ पे बातचीत होती है। कर्स वहाँ पे बताती है कि उसने उसके ऊपर कुछ रिसर्च की है और उसे मालूम चला है कि सभी एलियन फॉर्मों की वो आवाज़ नहीं सुन सकती सिवाय एक की। और बिल्कुल उसी टाइम पे वहाँ पे हाजिर होते हैं प्रोडिजी कंपनी यानी सबके बॉस बॉय कैवलियर। सबको बाहर निकाल देते हैं आर्थर को छोड़ के, क्योंकि वो यहाँ पे आया है वेंडी के बारे में बात करने और वो ये भी जानने के लिए उत्सुक है कि वेंडी कैसे एलियन की आवाज यानी उनकी भाषा में बात कर पा रही है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे हाजिर होते हैं हर्मिट। बॉय कैवलियर उसके साथ बातें करता है। अपने भाई को देखने के बाद ही वहाँ पे वेंडी उसे बताती है कि कल रात उसने बेहोश हो गए थे जब भी वो लैब के सामने गए थे एक आवाजों को सुन के। हर्मिट तभी सबको पूछा कि क्या है उस लैब में। सवाल सुन के सभी की मन में एक गंभीर छाप पड़ता है। ये देखते ही हर्मिट समझ जाते हैं कि उन एलियन फॉर्मों को अपनी लैब में ला चुके। इसके बाद माहौल को थोड़ा सा शांत करने के लिए बॉय कैवलियर कहा कि बहुत टाइम वेस्ट हो चुका, अब काम करते हैं। आर्थर को हुक्म दिया कि उसके साउंड सिस्टम को दोबारा रिस्टोर किया जाए। धीरे धीरे वेंडी सब कुछ बताने लगी, वो जो देखी थी। सब कुछ सुनने के बाद आखिर में बॉय कैवलियर सामने आकर उसे एक बताता है, अगर तुम उनकी बातों को सुन सकते हो तो तुम जरूर उनकी भाषा भी बोल सकती हो। तुम हमारे ह्यूमन जैसे बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारे अंदर डेटा को डाला गया, तुम बस उन शब्दों को अपने मुंह के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करो। इसके बाद ही वेंडी 2-3 बार कोशिश करने के बाद ही एलियन की मुंह से निकलती हुई आवाजों को साउंड को वो निकलने लगी। वहाँ पे मौजूदा सभी इंसान पूरी तरह से चौंक जाते हैं क्योंकि ये नामुमकिन था एक हिसाब से। इतने में पास में बैठे हर्मिट तभी अपनी बहन को देख के कहा कि बहुत हुआ, इसे आराम की जरूरत है। सुनते ही बॉय कैवलियर कहा कि बिल्कुल नहीं, ये एक सिंथेटिक है और इसके अंदर लगी हुई लिथियम आयन बैटरी एक छोटी सी शहर को पावर दे सकते हैं। लेकिन हकीकत में ही वेंडी को ब्रेक की जरूरत थी और इसीलिए वेंडी के साथ सभी को घर से बाहर निकल देते हैं सिवाय अपनी पर्सनल असिस्टेंट मिस्टर एटम को छोड़ के। मिस्टर एटम तो ही अपनी बॉस बॉय को कहता है कि क्यों ना हमें ये जानलेवा सभी एलियन स्पीसीज को यूटानी को लौटा देना नहीं चाहिए। जवाब में कैवलियर कहा कि बिल्कुल नहीं। यहाँ पे साफ साफ मालूम चल रहा था कि बॉय के दिमाग में कोई तो प्लान जरूर खिल गया था क्योंकि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान है। और उसी प्लान के तहत वो अपने असिस्टेंट को कहा, वेंडी के भाई हर्मिट को कहो अगर उसे यहाँ पे रहना है तो जरूर काम करना होगा। वही दूसरी तरफ हर्मिट अपनी बहन के कमरे में जाके काफी देर तक बातचीत करती है उनकी पास्ट के बारे में, उनकी वर्तमान के बारे में। लेकिन दूसरे साइड में कर्स तभी अपनी नजर के सामने ही स्लाइटली को हर रोज ही ट्रैक करते थे और आज भी वो ट्रैक करने लगे क्योंकि स्लाइटली फिलहाल मोरो के कांटेक्ट में है। फिलहाल स्लाइटली चलते हुए जंगल के पार इस बिल्डिंग से दूर जाके एक खाली सुनसान जगह में बैठ के वहाँ पे मोरो के साथ बातें होने लगी। क्योंकि वो दोनों दोस्त बन चुके थे इसीलिए मोरो फिलहाल उसे अपनी मंसूबा के बारे में बताता है कि उसे वो एलियन अंडे चुराने होंगे, एक ही अंडे। ये बातें सुनते ही वहाँ पे स्लाइटली मना कर देता है, लेकिन बातों ही बातों में वहाँ पे मोरो उसे मना लेता है। फिर भी मोरो के मन में डाउट था ही और उसी डाउट के तहत वहाँ पे स्लाइटली को उसकी असली नाम बताने के लिए कहता है। ना चाहते हुए भी आखिर में अपनी नाम स्लाइटली बता ही देता है, आरुष सिंह। लेकिन सवाल यह है कि मोरो ये नाम जान के क्या करेगा, इसके बारे में हम थोड़ी देर में ही बात करेंगे। फिर बातचीत खत्म होने के बाद स्लाइटली जैसे ही अपने कमरे के अंदर आते हैं वहाँ पे पहले से ही मौजूद खड़े हुए थे कर्स। क्योंकि कर्स सब कुछ बातें जानते थे, वो सब कुछ सुन रहे थे। लेकिन वहाँ पे वो स्लाइटली को कुछ भी नहीं बताते बल्कि पहेलियों के जरिए उसे सावधान करते हैं। और इन्हीं बातों के जरिए वहाँ पे कर्स बिल्कुल ही उसे ये समझने नहीं देता कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। फिर कर्स यहाँ पे बातचीत खत्म करने के बाद बारी थी लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करने का। लैब में हाजिर होते हैं मिस्टर
एटम, बॉय कैविलियर और 2-3-4 सिंथेटिक के जरिए वही एलियन आंखों को एक ऐसी चेम्बर के अंदर डाला जाता है जहाँ पे पहले से एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक लैंप को लाया गया था जिसे कहा जाता है भेड़। जैसे ही वो एलियन आंख को उस चेम्बर के अंदर डाला जाता है वो धीरे धीरे वो भेड़ की सर के ऊपर चढ़ के एक आंख को बाहर निकल के वहाँ पे वो बस जाता है और इसके बाद ही वो उठ खड़ा होता है और सबको देखने लगे। बिल्कुल ही शांत सबको देख रहे थे। उसी टाइम पे कर्स तभी कंप्यूटर में हार्ट रेटिंग को देख के पूरी तरह से समझ जाता है कि ये किस तरीके की जीव है। कर्स कहा कि ये एक हाईली इंटेलिजेंट एलियन स्पीसीज है और वो स्पीसीज हकीकत में भी है क्योंकि उसकी आंखों में 7-8 और आंखें लगे हुए हैं। इसके जरिए वो एक इंसान को 8 तरीके से देख सकता है, मतलब तकरीबन 8 तरीके से। पास में खड़े होकर बॉय कैविलियर बहुत ही गहरी नजरों से देख रहे थे और उसी टाइम पे उसके ध्यान को खींचने के लिए बॉल के जरिए चेम्बर की ग्लास के ऊपर मरते ही वो भेड़ उसके तरफ घूम जाता है। बॉय भी उसकी आंखों में देख रहे थे और वो भेड़ भी बॉय की आंखों में देख रहे थे और यहीं पे 2 इंटेलिजेंट स्पीसीज एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन वही दूसरी साइड में इस टाइम पे दोनों पति पत्नी आर्थर और सिल्विया ऑफिस से बाहर निकल के जंगल के अंदर जाकर बातें कर रहे थे कि किस तरीके से बॉय कैविलियर एक एलियन स्पीसीज को लैब के अंदर लाके खतरा मोड़ ले रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे आर्थर जो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम जो काम कर रहे हैं लैब में ये तो बस दिखावा है, कोई और गुप्त काम चल रहे हैं जो हमसे छुपाया जा रहा है। वो दोनों इसी तरीके से वहाँ पे खड़े होकर बातें कर रहे थे और उसी टाइम पे वहाँ पे निब्स आके बताती है कि मेरे पास एक सुपर गुड न्यूज़ है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बातें सुन के वहाँ पे मौजूदा दोनों इंसान चौंक जाते हैं क्योंकि एक सिंथेटिक जो मशीन के जरिए बनाए गए वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं। निब्स के मुँह से ये बातें सुन के वहाँ पे दोनों को तो समझ में आ जाता है कि ये सिंथेटिक को लैब में बनाया गया और इनके शरीर में अभी अभी मेल फंक्शन देखा गया। सिल्विया निब्स की मुँह से ये बातों को बिल्कुल ही नजरअंदाज नहीं करती। वो निब्स को लेकर ऑफिस में जाके काफी बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि एक मशीन कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, लेकिन वहाँ पे एक अलग ही घटना घटते हैं। बातों ही बातों में निब्स काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रहे थे। एक दफा में जाके एक बार तो वो कूद के सिल्विया को मार ही देती, लेकिन सिल्विया वहाँ पे अपनी आवाजों को नीचे करके खुद को और उसे रोक लेती है। निब्स की ये हरकत देख के सिल्विया को समझ में आ जाते हैं कि अब निब्स को एक बार और रीसेट करना होगा। निब्स के चले जाने के बाद ही बाहर खड़े हुए गार्ड को बुला के कहते हैं कि अपनी सुपरवाइजर को जाके बोलना लेवल 3 इवेंट, वो समझ जाएंगे कि इसके साथ क्या करना है। वही दूसरी साइड में इसी टाइम पे मिस्टर एटम तभी हर्मिट को वहाँ पे बुला के उससे बातें करता है और प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन हर्मिट जैसे ही ना कहता है और वहीं पे मिस्टर एटम कहा कि फिर तो आपको आपके घर में भेजना पड़ेगा और इसी की वजह से आपसे आपकी बहन की जो ताल्लुकात हैं वो टूट जाएगी। लेकिन हर्मिट ये बिल्कुल भी नहीं चाहते और बातों ही बातों में मिस्टर एटम वहाँ पे ये भी बताता है कि तुम्हें जो नई लंग्स मिली हैं ये तुम्हें मुफ्त में नहीं दिया गया। ना चाहते हुए भी यहाँ पे हर्मिट को हाँ कहना पड़ता है। और आखिर में जाते जाते यहाँ पे मिस्टर एटम उसके बहन के बारे में सभी कुछ बातें बताती है जो राज थी वो फिलहाल प्रोडिजी कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी है। उस बॉडी में तुम्हारी बहन की कॉन्शियसनेस को डाला गया जो हकीकत में भविष्य में जाके इंसानी अमरता को जन्म देगी। यहाँ पे मिस्टर एटम हर्मिट के साथ बातें खत्म करते हैं डील करके, लेकिन बाकी थी वो वेंडी जिसके साथ डील करना होगा बॉय कैविलियर को, क्योंकि वेंडी अकेली ही एक ही मात्र सिंथेटिक है जो एलियन की बातों को समझ सकती थी। तभी बॉय कैविलियर वेंडी के कमरे में जाके उसके साथ काफी देर तक बातचीत करते हैं और बातों ही बातों में उसे इमोशनल करके आखिर में कहता है क्यों ना तुम्हारे भाई को यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए। अपनी भाई के बारे में बातें सुनते ही वेंडी वहाँ पे पूरी तरह से पिघल जाती है और वो क्या कहेगी सोच नहीं पाते। और वहीं पे मौका था बॉय कैविलियर के पास अपनी डील करने की। वो कहा क्यों ना हम तुम्हारे भाई को इस कंपनी में रहने दें और तुम हमारी मदद करो उन एलियन की भाषा को समझने में। ये बातें सुनते ही वेंडी वहाँ पे राजी होते हैं। वही दूसरी तरफ लैब में कर्स और टटल्स खड़े होकर वही एलियन आंखों वाले भेड़ को देख रहे थे। फिर टटल्स वहां से निकल के बाहर आते ही मुलाकात हो जाती है स्लाइटली के साथ। स्लाइटली एकदम से ही अचानक में अपने सामने टटल्स को देख के पूरी तरह से चौंक जाता है, लेकिन वहां पे टटल्स ये नहीं जानते कि स्लाइटली वहां पे क्यों आए हैं। वो अंडा चुराने आया है। पूछते ही वहां पे स्लाइटली कहा कि आर्थर ने उसे भेजा लैब से किसी चीज को लेने के लिए। फिर आखिर में स्लाइटली वहां पे जो अंडा चुराने आए थे वो
चुरा नहीं पाते, क्योंकि इस तरीके से तो अंडा नहीं चुराया जा सकता। वहाँ से खुद को छुड़ा के वो बाहर चले जाते हैं और दोबारा मोरो के साथ बातें करने लगे। मोरो को स्लाइटली जैसे ही बताता है कि वो अंडा नहीं चुरा सकते, और उसी टाइम पे मोरो बैठे हुए थे बिल्कुल ही उसके मम्मी के सामने। उसकी मम्मी को मारने की धमकी देता है, स्लाइटली रोने लगे। यानी वहाँ पे मोरो इमोशनल टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि वो बच्चा था, इसलिए मोरो वहाँ पे एक और तरकीब बताता है, तुम्हें अंडा लाने की जरूरत नहीं, तुम एक जिंदा इंसान को उस लैब के अंदर ले जाओ और अंडे को चेम्बर से बाहर निकाल दो। उसके अंदर से जो चीज निकलेगी वो इंसान की मुंह के ऊपर जकड़ लेगा। 2-3 घंटे के बाद वो चीज छूट जाएगी और तुम उस इंसान को 2-3 दिन के लिए छुपा देना और मुझे ट्रांसफर कर देना। आखिर में यहाँ पे जितने भी बातचीत होती है वो सभी बातें ऑफिस के अंदर से कर्स सब कुछ रिकॉर्ड करता है। मोरो के मुंह से वो सभी बातें सुनने के बाद स्लाइटली का एक ही प्लान बन जाता है, वो किस तरीके से ये कंपनी के अंदर एक इंसान को पकड़ के वो लैब के अंदर ले जा पाएगा। और अपने टारगेट को पूरा करने के लिए वो जाके हाजिर होते हैं वेंडी की भाई हर्मिट के सामने। तब तक रात हो चुकी थी। बॉय जीनियस AKA बॉय कैवलियर ने वेंडी को लैब के अंदर बुलाए थे, क्योंकि काफी दिन हो चुके थे वो एलियन के छोटे से बच्चे को हर्मिट के शरीर के अंदर से निकाले हुए लंग्स के अंदर छोड़ा गया था। और उसी टाइम पे हर्मिट अपने घर के अंदर टी-शर्ट को उठा के कटे हुए स्किन को देख रहे थे, जहाँ पे एक नए लंग्स को फीड किया गया। और उसी के घर की खिड़की के बाहर खड़े होकर स्लाइटली उसे देख रहे थे। वो तो बस मौका ढूंढ रहे थे कब वो हर्मिट को ले जाके लैब के अंदर काम कर पाएगा, क्योंकि अगर वो ये काम नहीं करेगा तो मोरो ने उसकी मॉम को भी मार देगा। इतने में लैब के अंदर तभी वेंडी खड़े होके उसी चेम्बर के सामने देख रहे थे। वो लंग्स पूरी तरह से फूल रहा था, यानी वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो चुका था। और इन्हीं हरकतों को घर के बाहर खड़े होके कर्स देख रहे थे। वेंडी वो बॉक्स को देख ही रही थी और उसी टाइम पे बॉक्स के अंदर से लंग्स को फाड़ के शीशा को तोड़ के वो एलियन का बच्चा निकल जाता है। टेबल के ऊपर खड़े होते हैं वेंडी उसके सामने जाके अपनी मुंह से आवाज़ों को निकलने लगी और वो एलियन की बच्चा भी निकलने लगे, जो बड़े होने के बाद जेनोमॉर्फ में तब्दील हो जाएगा। और वहीं पे दोनों के बीच बातचीत चलती रही, जो काफी चौंकाने वाली थी और काफी हैरान करने वाली थी, क्योंकि कर्स की मुंह की आकृति को देख के बराबर मालूम चल रहा था। तो दोस्तों यहीं पे होती है हमारी एपिसोड 4 की कहानी। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरीके से वेंडी उन एलियन जीवों के साथ कांटेक्ट करके उसकी भाषा को समझने के बाद क्या वो प्रोडिजी कंपनी के खिलाफ में चले जाएंगे और पूरी दुनिया में एलियनों को लेके तबाही मचाएगी। तब तक अपना ख्याल रखें।